ये वीडियो मेरी वर्ल्ड वॉर 2 की एक सीरीज है, वर्ल्ड वॉर 2 फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। उस सीरीज का एपिसोड नंबर 35 है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 में 1942 के दौरान चाइना और इंडिया में क्या हो रहा था, स्पेशली इंडिया में जो बंगाल फैमिन हुआ था उस पूरे टाइम के समय क्या हुआ था। अब हम बात करेंगे कि साउथ पैसिफिक के रीजन में जो लगातार अलाइड फोर्सेस हार रही थी जापानीज के हाथों, तो उन्होंने वापस काउंटर अटैक कैसे किया, इसके बारे में इस एपिसोड में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है अप्रैल 1942 से, जब पिछले साल यानी दिसंबर 1941 में जब जापान ने अटैक किया अमेरिका में पर्ल हार्बर पे, तो बहुत जाहिर सी बात है कि अमेरिकन जनता को बहुत गुस्सा आया। और क्योंकि वो लोग तैयार नहीं थे, उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि जापानीज लोग ऐसे अटैक कर देंगे, इसी वजह से उनमें और भी ज्यादा गुस्सा था। तो उन लोगों को ये था कि इन्होंने हम पे अटैक कर दिया, अब हम इनको वापस जवाब देंगे। तो ये अमेरिकन जनता एकदम एक साथ हो गई थी और इसी वजह से रूजवेल्ट ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये तो लोगों की मंशा थी कि हम वापस हमला करें, बट जो लीडरशिप होती है वो इस तरह पैशन में आके फैसला लेती है अगर, तो वो गलत भी हो सकता है। इसीलिए वो जानते थे, लीडरशिप स्पेशली निमित्ज जो एक इंपॉर्टेंट अफसर थे यूएस नेवी के, वो जानते थे कि अभी उनकी नेवल स्ट्रेंथ उतनी नहीं है कि वो जापान के साथ सीधे लोहा ले पाए। उनको कुछ टाइम चाहिए इसके पहले कि वो एक्चुअली तैयार हो जाएंगे जापान से लड़ने के लिए। वो जानते थे कि उनकी अमेरिकन ताकत बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, वो एक्चुअली जापान को हरा सकते हैं सिर्फ अपने रॉ मटेरियल को यूज करके, ज्यादा शिप्स बना के, एयरक्राफ्ट बना के। उतने शिप्स एयरक्राफ्ट जापान नहीं बना पाएंगे, बट फिर भी अभी वो टाइम नहीं था कि वो जापान से लड़ाई कर पाए। फिर भी जनता को शांत करने के लिए, जो जनता का मोरल एकदम गिर गया था कि यार जापान ने ऐसे हमला कर दिया के, और जापान को अनबीटेबल मान रहे थे वो लोग, तो जनता को थोड़ा मोरल बूस्ट करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा एक ऑपरेशन प्लान किया जिसको कहते हैं द टोक्यो रेड, या ज्यादा मशहूर शब्द है इसके लिए द डूलिटिल रेड। इसको डूलिटिल रेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो कमांडिंग अफसर था उसका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स डूलिटिल। डूलिटिल ने यह प्लान किया कि वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर से पैसिफिक ओशन के बीच में जाएंगे, वहां से अपने B-25 मीडियम बॉम्बर्स लॉन्च करेंगे। ये बहुत ही स्पेशल बात है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि देखिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं वो सिर्फ एक खास तरह के प्लेन्स को ही टेक ऑफ करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर अपने कमर्शियल जेट को, ये इंडिगो स्पाइस जेट के प्लेन को लैंड करना है एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे, तो आप लैंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अलग तरीका होता है, अलग फंक्शन होता है, उनको लंबा रनवे चाहिए होता है, वो भारी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्लेन लैंड कर देंगे और लॉन्च कर देंगे एयरक्राफ्ट कैरियर से। तो इसीलिए B-25 बॉम्बर जो है वो भी एक्चुअली एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च होने के लिए बना नहीं है, बट फिर भी उसने ये बहुत ही डेयरिंग रेड प्लान की और उन्होंने उसके पहले बहुत प्रैक्टिस की थी छोटे रनवे से टेक ऑफ करने के लिए। तो डूलिटिल ने अपने साथ 16 B-25 बॉम्बर्स इकट्ठा किए, उसके जो क्रू था उनके पायलट्स को ट्रेन किया कि छोटे रनवे से कैसे टेक ऑफ करना है, और फिर एक्चुअली जाके अप्रैल 1942 में उन्होंने USS हॉर्नेट से लॉन्च किया और एक्चुअली जाके उन्होंने जापान की राजधानी टोक्यो में बॉम्बिंग की थी। हालांकि ये बॉम्बिंग स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल भी कामगार साबित नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने जो टारगेट्स थे उनको उसको ढंग से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए और कैजुअलिटीज भी बहुत कम हुई थी। खास कुछ नुकसान हुआ नहीं जापानीज लोगों का, बट साइकोलॉजिकली ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी अमेरिकन के लिए, क्योंकि अब उन्होंने दिखा दिया अपनी जनता को कि हाँ भाई, जापान लोग को आप समझ रहे हो ना कि ये इनविंसिबल है, इनको कोई हरा नहीं सकता, इनको भी हरा सकते हैं और इनके शहरों पे भी बॉम्बिंग हो सकती है। तो जनता के लिए बहुत बड़ा बूस्ट था और इस अटैक की, इस रेड की जरूरत थी। और ऑब्वियसली इस अटैक के बाद, इस सक्सेसफुल रेड के बाद जेम्स डूलिटिल को मेडल ऑफ ऑनर भी मिला और उनको प्रमोशन मिल गया। बहरहाल ये तो एक बहुत छोटा सा एपिसोड था अमेरिकन काउंटर अटैक का, बट वो जानते थे कि अभी भी उनकी हालत पैसिफिक में बहुत ही नाजुक है। तो 1942 के स्प्रिंग तक आते आते जो जापानीज वॉर मशीन थी वो लगातार आगे बढ़ रही थी और किसी भी तरीके से बैटलफील्ड पे अमेरिकन उनको रोक नहीं पा रहे थे। परंतु जापानीज लोगों का जो कम्युनिकेशन हो रहा था उसको ये लोग इंटरसेप्ट कर पा रहे थे और उनके कोडेड मैसेजेस को उन्होंने क्रैक कर लिया था। इसी वजह से अब अमेरिकन को पता था कि जापानीज लोगों का आगे का प्लान क्या है। तो इसीलिए अमेरिकन को पता चला कि जापानीज लोग एक ऑपरेशन मो प्लान कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जापानीज लोग का प्लान यह था कि वो लोग पोर्ट मोर्सबी को कैप्चर करेंगे, जो कि एक्चुअली न्यू गिनी की कैपिटल थी और न्यू गिनी एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी थी। तो उस एरिया को जाके कैप्चर करेंगे ताकि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो अमेरिका का जो लेन देन है, कम्युनिकेशन है, सप्लाई लाइन सब कट हो जाए। और ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिका और न्यूजीलैंड, इन तीनों लोगों को वो आइसोलेट करना चाहते थे ताकि उस रीजन में और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में वो अपनी पकड़ मजबूत कर पाए।
इसीलिए ये बहुत जरूरी था कि ऑपरेशन मो जापानीज लोगों के लिए सक्सेसफुल हो। जब अमेरिकन नेवी के सीनियर ऑफिसर्स को मालूम पड़ा कि जापानीज लोग ऑपरेशन मो प्लान कर रहे हैं और पोर्ट मोर्सबी को वो उस पर कैप्चर करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका हमको जवाब देना होगा, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया से कट ऑफ नहीं हो सकते, क्योंकि इस रीजन में एक ऑस्ट्रेलिया ही बची थी टेरिटरी जो ब्रिटिश लोग के अंडर थी और एक एलाइड कंट्री थी। इसी वजह से जापानीज लोगों को रोकने के लिए यहां से अमेरिकन ने अपनी एक टास्क फोर्स भेज दी, अपनी एक स्ट्राइक फोर्स, और स्ट्राइक फोर्स में उनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, यूएसएस यॉर्कटाउन और यूएसएस लेक्सिंगटन, और उनके साथ कुछ डिस्ट्रॉयर्स और कुछ और शिप्स भी भेजी। तो 4 मई 1942 को जब जापानीज लोग पोर्ट मोर्सबी में उनकी इन्वेजन फोर्स लैंड कर रही थी, तब उन्होंने देखा कि ऊपर से एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट आ रहे हैं और वो बॉम्ब कर रहे हैं। तो उनको इस बात का एक्सपेक्टेशन नहीं था कि यहाँ पे अमेरिकन कैसे आ गए, क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन सीक्रेट था। बट जब ये कंफर्म हो गया कि हाँ भाई अब इस रीजन में अमेरिकन शिप्स आ चुकी हैं, तो उनको जवाब देने के लिए, उनको रिपेल करने के लिए, उनको काउंटर अटैक करने के लिए जापानीज लोगों ने अपनी स्ट्राइक फोर्स भेज दी कोरल सी के रीजन में। कोरल सी आता है ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और सोलोमन आइलैंड्स के बीच में। यहां पे अमेरिकन फोर्सेस की प्रेजेंस थी। ध्यान रखिए कि ये बात है 1942 की, यानी आज से 80 साल पुरानी बात है ये। तो उस जमाने में एरियल नेविगेशन उतना अच्छा नहीं था। तो जब ये शिप्स गई कोरल सी के रीजन में, और एक्चुअली जो अमेरिकन शिप्स भी आई हुई थी, उन लोगों के लिए इतना आसान नहीं था कि एनिमी की शिप्स है कहां पे। तो वो अपने एयरक्राफ्ट को लॉन्च करते थे एयरक्राफ्ट कैरियर से, और वो जो जहाज होते थे, हवाई जहाज, वो ढूंढते थे कि हाँ यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे कहीं है। तो वो बहुत, आप सोचिए इतना बड़ा आसमान है और इतना बड़ा समुंदर है, आपको शिप्स को ढूंढना है तो इतना आसान नहीं होता था। तो मई 5 और 6 साल 1942 को ये जो दोनों स्ट्राइक फोर्सेस थी, जापानीज और अमेरिकन, इन दोनों की शिप से जो प्लेन्स लॉन्च हुए थे वो हवा में एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, और किसी भी शिप ने एक दूसरे को स्पॉट नहीं किया था। और इसीलिए ये लड़ाई इसलिए भी बहुत बहुत पॉपुलर है, क्योंकि ये पहली नेवल एंगेजमेंट थी, पहली समुद्री लड़ाई थी जिसमें एक्चुअली जो शिप्स इन्वॉल्व थी उन्होंने कभी भी एक दूसरे को देखा ही नहीं। पूरी लड़ाई शुरू होकर खत्म हो गई, बट कभी एक दूसरे को देखा नहीं, कभी भी एक शिप ने दूसरी शिप को फायर ही नहीं किया। सारी जो लड़ाई हुई है वो आसमान में हुई है, यानी इस शिप से जो प्लेन लॉन्च हुए उन्होंने उनकी शिप्स को डुबाया, वैसे ही अमेरिकन शिप से जो प्लेन लॉन्च हुए उन्होंने जापानीज शिप्स को डुबाया। मई 7 को जापानीज नेवी ने अमेरिकन का एक डिस्ट्रॉयर डुबाया और एक ऑयल टैंकर डुबाया। उसी दिन अमेरिकन फोर्सेस ने जापान का एक लाइट कैरियर शोहो को डुबाया और एक क्रूजर को डुबाया। अगले दिन यानी मई 8 को जापानीज लोगों ने बहुत भारी नुकसान करवाया अमेरिकन का, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन का एयरक्राफ्ट कैरियर यानी यूएसएस लेक्सिंगटन को उन्होंने डुबा दिया, और यूएसएस यॉर्कटाउन को भी बहुत बुरी तरह डैमेज कर दिया था। इसके जवाब में अमेरिकन ने जापानीज शोकाकू को बुरी तरह डैमेज किया, और इसकी वजह से वो इस पूरे बैटल से हट गया, रिटायर हो गया। और इस तरह से मई 8 को बैटल ऑफ कोरल सी समाप्त हो गया। इस बैटल के बाद दोनों साइड्स ने विक्ट्री क्लेम की, यानी अमेरिकन ने बोला कि वो जीते हैं, जापानीज ने बोला कि वो जीते हैं। अगर आप याद करेंगे तो ये वर्ल्ड वॉर 1 में भी हुआ था, जब बैटल ऑफ येटलैंड हुआ था, तो उसमें भी दोनों साइड्स ने, एक तरफ ब्रिटिश एक तरफ जर्मन, दोनों ने क्लेम किया था कि उनकी विक्ट्री हुई है। इस सिचुएशन में बैटल ऑफ कोरल सी में अगर नंबर की बात की जाए तो ज्यादा शिप्स का डैमेज हुआ था अमेरिकन को, तो उस तरह से विक्ट्री तो जापानीज लोगों की हुई थी। बट स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो ये अमेरिकन विक्ट्री थी, क्योंकि हालांकि शिप्स तो ज्यादा डूबी अमेरिकन की, बट जो जापानीज मेन ऑब्जेक्टिव था इस एरिया में आने का और पोर्ट मोर्सबी को कैप्चर करने का, फिर नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया पे अपनी पकड़ बनाने का, वो जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट नहीं हुआ। और इसी के बाद बैटल ऑफ कोरल सी के बाद उन्होंने इस पूरे एक्सपेडिशन को अबैंडन कर दिया, मतलब बोल दिया कि इसको हम आगे परस्यू नहीं करेंगे। और इसी के बाद जो डैमेज हुआ था इनकी शिप्स को, इन्हीं डैमेज की वजह से अगला जो बैटल हुआ, बैटल ऑफ मिडवे, जो वर्ल्ड वॉर 2 का पैसिफिक थिएटर का सबसे इंपॉर्टेंट नेवल एंगेजमेंट था, उसमें बहुत भारी नुकसान हुआ जापानीज लोगों को। तो वो अगर कोरल सी में इतना डैमेज नहीं लेते जापानीज लोग, उनके बहुत सारे प्लेन्स उसमें उन्होंने गवाए, बहुत सारे एक्सपीरियंस पायलट्स गवाए, अगर ये सब नहीं होता तो शायद से बैटल ऑफ मिडवे में ज्यादा चांस होता जापानीज फोर्सेस के पास। बट जो भी हो, उस समय तो 1942 में अखबारों में न्यूज आई कि अमेरिकन बोल रहे हैं कि वो जीते हैं और जापानीज बोल रहे हैं कि वो जीते हैं। जब हम आज ये सोचते हैं कि कैसे उस जमाने में दोनों ने कहा कि हम जीते हैं, बट ये बहुत ही हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि आज भी ऐसा होता है। बहुत दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप आज के टाइम की रशिया और यूक्रेन के जो वॉर चल रहा है उनके बारे में सोचो, अगर आप न्यूज पढ़ोगे
तो आपको दोनों तरफ से न्यूज मिलती है। रशियन से कह रहे होते हैं कि वो आगे आगे बढ़ रहे हैं, वो हरा रहे हैं यूक्रेन को, और यूक्रेन कह रहे हैं कि हम तो रशियंस को पीछे धकेल रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ कौन सी न्यूज पढ़ रहे हो, कौन सा अखबार को फॉलो करते हो, कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करते हो, उसके हिसाब से आपका जो ओपिनियन है वो चेंज हो जाएगा इस वॉर को लेके। तो उस जमाने में भी वही था, उस जमाने में न्यूज चैनल्स नहीं थे, यूट्यूब नहीं था, बट उस टाइम पेपर भी ऐसे होते थे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि हम जीते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो जीते हैं। तो इस वजह से ना जो नॉर्मल जनता होती है उनको कभी भी सोचो तो रियल पिक्चर कभी भी नहीं मिलता। और यही वर्ल्ड वॉर 1 की स्टार्टिंग में भी हुआ था, जब जर्मनी लोगों ने जब वो हार गए थे, उन्होंने आर्मिस्टिस पे साइन किया था, तो जो जनता थी वो बहुत हैरान हो गई थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो तो जीत रहे थे। अचानक से 1917 में आके जब सोवियत यूनियन ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था रशियन एम्पायर ने, और कह दिया था कि हमको लड़ाई नहीं करनी है, तो जर्मनी को लगा कि हम जीत चुके हैं। बट अचानक से फिर नवंबर 11 को 1918 में उन्होंने कैसे बोल दिया कि ठीक है हम अपनी हार मानते हैं। इसी वजह से फिर जनता को ये लगा, जर्मनी की जनता को, कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने हमको धोखा दिया है, और इसी वजह से इस फीलिंग को और बढ़ा के फिर हिटलर का जन्म हुआ था। हिटलर एज अ पर्सनैलिटी उनका जन्म हुआ था, क्योंकि वो इस बात को और हवा दे रहे थे कि हाँ हम हार नहीं रहे थे, बट हमारे पॉलिटिशियंस ने हमको धोखा दिया है। तो इस वजह से बहुत जरूरी होता है कि जब कोई बैटल खत्म होता है तो उसका एक्चुअली क्या हुआ ये पता चले नॉर्मल जनता को, बट पता चल ही नहीं सकता। ये सिर्फ उनको पता चलता है जो उस बैटल में या तो इन्वॉल्व हैं या तो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, सिर्फ उनको ही रियलिटी पता होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासम को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, इस सीरीज का जो नेक्स्ट एपिसोड है जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इस वीडियो के एंड पे भी आपको स्क्रीन के सेंटर में मिल जाएगा।